गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट स्टार्ट की है उसमें हम करंट की यूनिट्स रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और उसकी रेजिस्टेंस की हम यूनिट कर चुके हैं। लेकिन अब हमें करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंसेस। किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब कि किसी भी कंडक्टिंग वायर की या किसी भी कंडक्टर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस है। मान लो कि आपने किसी कंडक्टर की लेंथ 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी है तो इसका मतलब है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मार्कर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये होती है ये इसको हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। मान लिया कि इस शेप में कोई कंडक्टर है, ये जो है सर्कुलर पोर्शन जो है दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हमारे पास ये डस्टर है और करंट फ्लो करने की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक है तो ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगी, देन दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगर बाय चांस आपका ये यूं रखा गया है डस्टर और करंट फ्लो यहाँ से यहाँ तक कर रहा है तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा और लेंथ ये होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है दैट इज आप जो करंट फ्लो करवा रहे हो दैट करंट फ्लो की डायरेक्शन उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, देन आर अगर हम ये दोनों इक्वेशन लें तो ये दोनों इक्वेशन ही आपके पास क्या है, R is directly proportional to length and inversely proportional to area, then R must be equal to rho L by A, where rho is known as the specific resistance or resistivity। ठीक है, दिस इज नॉन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के लिए क्या है कि आपके पास कोई भी कंडक्टर दिया हुआ है, कोई भी कंडक्टर जो दिया हुआ है उसकी जैसे इस शेप में आपका कंडक्टर है। ठीक है, इसकी लेंथ अगर आपको 1 मीटर मिली और इसका एरिया अगर आपको ये जो एरिया है दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब लेंथ इज आल्सो यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो यूनिट। देन आपका रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रो के इक्वल, क्योंकि L भी 1 है और A भी 1 है। इसका मतलब यहाँ से अगर हम इसको डिफाइन करवाएं तो क्या करवाएंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस offered by the conductor whose length and area is unit। या फिर आप ये कह सकते हो वॉल्यूम इज यूनिट, क्योंकि एरिया इनटू में लेंथ जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर एरिया भी 1 है लेंथ भी 1 है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, आपका ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इससे हम रेजिस्टिविटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करनी पड़ती हैं
और रेजिस्टेंस का मतलब लेंथ को अगर चेंज कर दिया जाए, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए, या फिर अगर आप किसको कांस्टेंट रखते हैं, रेडियस को कांस्टेंट रखते हैं, अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और साथ में आपका क्या चेंज करना है, आपको रेडियस चेंज करनी है, तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। उसके लिए आप जो है हमारे पास R इज इक्वल टू द रो L बाई में A आ चुका है। अगर हम इसको लिखना चाहें R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L बाई A, या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब यहाँ जब हम बात करते हैं तो केस जो है हमारा क्या है, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, हमें वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। उसके बाद वेरी क्या करना है, एक बार तो लेंथ को वेरी करना है, लेंथ वेरी कर रही है, और एक बार हम वेरी करेंगे किसको, रेडियस को, रेडियस को वेरी करेंगे, इसका मतलब हम क्या वेरी करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जो है अगर हमारे पास R इज इक्वल टू द L बाई A है, अगर हम इसको L इंटू में L बाय में A इंटू में L, मतलब कि लेंथ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और लेंथ से ही हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो एरिया इंटू में लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसका मतलब है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L स्क्वायर बाय में वॉल्यूम। और अभी हमने क्या कहा है कि वॉल्यूम को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L स्क्वायर, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर must be directly proportional to the square of the length of the conductor if volume is kept constant. Then R1 directly proportional to L square and R2 directly proportional to L2 square. इसका मतलब है इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दोनों में सेम आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप रेशियो को क्या लिख सकते हो, R2 बाई में R1 मस्ट बी इक्वल टू द L2 स्क्वायर बाई में L1 स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं इफ radius of the conductor is changed, रेडियस अगर चेंज होगी तो इसका मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होना है तो एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज कांस्टेंट, देयरफॉर एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर के। अब जो है हमारे पास ये रिलेशन था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L बाई में A। अगर हम ऊपर भी A से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी A से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया इनटू में लेंथ जो है ये तो आपका बन जाएगा वॉल्यूम बाय में A स्क्वायर। वॉल्यूम हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब हो गया R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया के स्क्वायर पे डिपेंड करता है और हम एरिया कर चुके हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप अगर एरिया के टर्म में निकालना चाहते हो तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय A1 स्क्वायर एंड R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय A2 स्क्वायर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। अब अगर R2 बाई R1 आप रेशियो निकालना चाहते हो तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा वो सेम आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन A1 स्क्वायर बाई में A2 स्क्वायर। सिर्फ एरिया के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस रिलेशन को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें ही रेडियस के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है देन R2 बाई में R1 must be equal to the R1 स्क्वायर का स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब कि R2 बाई में R1 must be equal to R1 की पावर 4 एंड R2 की पावर 4। रेडियस पर फोर्थ पावर पर
रेडियस की फोर्थ पावर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के लिए एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एरिया डिपेंड करता है। अब अगर हम आगे करना चाहें तो इसमें हम करते हैं कि हम ये वाला रिलेशन कर चुके हैं। लेंथ जो हमने वेरी करवाई है वो R2 बाय में R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाय में L1 स्क्वायर। L1 स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए जब हमने कहा कि कोई भी आपका कंडक्टर दे रखा है उसकी ओरिजिनल लेंथ मतलब L1 जो है वो L है, ठीक है, और उसकी लेंथ को L2 जो है, L2 को लेंथ जो है इंक्रीज्ड बाय x%। आप लेंथ को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। तो मतलब L का x% मतलब इंक्रीज कितनी हुई, L इंटू में x बाई में 100। दिस इज इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो गया। तो टोटल लेंथ जो न्यू लेंथ आएगी L2 विल बी इक्वल टू द L प्लस में x इंटू में L बाई में 100। यहाँ से L कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में x बाई में 100, ठीक है। अब आप अगर रेजिस्टेंस का वेरिफिकेशन निकालोगे, रेजिस्टेंस का वेरिफिकेशन निकालना है कि रेजिस्टेंस की कितनी पावर पर और कैसे डिपेंड करेगा, देन रेजिस्टेंस विल बी R2 बाय में R1 विल बी इक्वल टू L2 का स्क्वायर, मतलब L2 ये है आपकी L स्क्वायर 1 प्लस में x बाय 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, R1 के लिए L1 का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, देन R2 बाय में R1 विल बी इक्वल टू द 1 प्लस में x बाय में 100 का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस में x बाई 100 का स्क्वायर। बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आपको याद है तो आप इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हो। बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है आपका 1 प्लस x रेज टू पावर n पावर आगे आ जाती है, देन 1 प्लस n इंटू में x, ये पूरा x की तरह बिहेव करेगा, ये n हो गया, देन R2 बाय में R1 इज इक्वल टू द 1 प्लस में 2 इंटू में x बाय में 100, ठीक है। देन ये 1 इधर प्लस का इधर माइनस का ले आओगे तो R2 बाय में R1 माइनस में 1 विल बी इक्वल टू द 2x बाय में 100। एलसीएम लोगे तो R2 माइनस में R1 बाय में R1 विल बी इक्वल टू 2x बाय में 100, ठीक है। अब अगर दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो आपका था, इसका मतलब ये आपके पास जो आया दैट इज डेल्टा R बाय में R1। अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, देन 2x बाय में 100 इंटू में 100 से 100 कैंसिल, तो इसका मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है देन दिस विल बी इक्वल टू द 2x%। मतलब कि अगर लेंथ को 1% इंक्रीज किया गया है, किसी भी कंडक्टर की लेंथ को 1% इंक्रीज किया गया है तो डायरेक्ट रिलेशन है x की जगह आप क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी 2%, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये रिलेशन जो आपका निकाला है 2x% का, वो इंक्रीज इन लेंथ जो है x% जो है वो लेस देन 5% होना चाहिए। बाकी सभी के लिए आपका ये डायरेक्ट रिलेशन यूज होगा, ठीक है। सिर्फ लेस देन 5% जो इंक्रीज इन लेंथ होगा वो इसके लिए ये यूज होगा, बाकी जो चेंज निकालना है आपके लिए वो ये रिलेशन यूज होगा, ठीक है। अब हम करते हैं यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी में और
रेजिस्टिविटी, वैसे तो आगे टेम्परेचर डिपेंडेंस करेंगे कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करती है, लेकिन अभी एक फैक्टर और करना है। उसमें क्या है, आप आर जो है वो कैलकुलेट कर चुके हो, रो एल बाई में ए। हमें रेजिस्टिविटी चाहिए, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस की यूनिट आप कर चुके हो, ओम होती है। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है, मीटर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी दैट इज ओम मीटर। ठीक है, उसके बाद जो है हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला करना है। डायमेंशनल फॉर्मूला करोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए फिर से रेजिस्टेंस का पुट करो, एरिया का मीटर स्क्वायर मतलब कि एल स्क्वायर बाई में एल। रेजिस्टेंस का क्या होता है, याद है, m1 L2 T माइनस 4, m1 L2 T माइनस 4 A माइनस 2, m1 L2 T माइनस 4 A माइनस 2। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे देन m1 L2 T माइनस 4 A माइनस 2, L ऊपर जाएगा मतलब कि L माइनस 1 हो जाएगा, L1 बचा, देन m1 L3 T माइनस 4 A माइनस 2। थैंक यू स्टूडेंट्स।